ठीक है। एक मिनट फोटो तो दिल्ली के चुनाव में जो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, केजरीवाल जी को दोबारा लोगों ने बड़े बहुमत से जिताया, तो हम केजरीवाल जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। दिल्ली के लोग अच्छा काम करें। दिल्ली हरियाणा जुड़ा हुआ है, हर तरीके से विकास के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, तो वो जो है अच्छा काम करें। शीला दीक्षित जी के समय जो काम हुआ था उसको आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरा, जहाँ तक बीजेपी की बात है, वो बीजेपी जिसके आज से लगभग 10 महीने पहले लोकसभा में 7 सांसद आए, 5 लाख से लेकर 9 लाख तक की के मार्जिन से दिल्ली में जीते थे सातों सांसद। 9 लाख से भी जीते, 5 से लेके इतने बड़े बहुमत के साथ सांसद जीत के वहाँ पे आए। आज वो बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट के रह गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने के प्रयास किए गए, उस राजनीतिक सोच के विचारधारा के हम लोग खिलाफ हैं। जो धर्म या जाति के आधार पे भाईचारे में खटास पैदा करके अपनी वोट लेने के और वोट बैंक बनाने के जो प्रयास रहते हैं, वो मैं समझता हूँ उस विचारधारा को लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने नकारने का काम किया। और जो है पहले, जैसे मैंने कहा, शुरुआत हरियाणा से हुई। हरियाणा भाई भी दोनों भाई साहब नमस्कार जी। ये देवी सिंह सरपंच और ये अपना पंडित जी सरपंच है। क्या कुछ खास वजह? आज चंडीगढ़ का कार्यक्रम है और जो है आज खास वजह तो ये है कि जो नरेंद्र सांगवान जी, जिन्होंने चुनाव के समय जो कांग्रेस परिवार में शामिल हुए थे चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और चुनाव में उनके आने से पूरे ज़िले में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो आज उनके घर पे आज उन्होंने हम सबको लंच कराया। आपके लिए आप भी खाना खा के जाइए। आज ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम फिलहाल हरियाणा की राजनीति को देखकर आप क्या समझते हैं, क्या चल रहा है और क्या गतिविधियां जिस पर कांग्रेस अटैक करती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सरकार बनी हरियाणा में, अब 100 दिन से ज़्यादा हो गए और इतने लंबे समय बीतने के बावजूद इस सरकार ने अभी तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लोगों के लिए नहीं बनाया। इससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि लोगों के हितों से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये तो खुद के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में लगे हुए हैं। कौन सा महकमा, कितना लूटना छूटने का महकमा किसके पास आए, किसको कितनी सिक्योरिटी मिले, CID रहे कि गृह मंत्रालय रहे, अभी तक तो इन्हीं वाले विषयों पे वाद विवाद चल रहा है। लोगों के लिए क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, सरकार की क्या किस दिशा में चले, कोई कैसे ये अपने वायदे पूरे करे, अभी तक उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। सबसे इसका उदाहरण बुढ़ापा पेंशन है। बीजेपी का वायदा था 1 नवंबर से सरकार बनते ही 3100 बुढ़ापा पेंशन करेंगे और JJP का वायदा था 5100 करेंगे। मगर क्या हुआ? कौन में प्रोग्राम की कमेटी बनी, उसका क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता। मगर केवल मात्र 50 रुपये बढ़ाने का काम इस सरकार में हुआ है। तो स्पष्ट है लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो एक स्वार्थ में, अपने निजी लालच में और स्वार्थ में बनाया हुआ गठबंधन है जिसका केवल उद्देश्य लूटना खरीदना है। और हरियाणा के लोगों को ऐसे इन परिस्थितियों में आज बड़ी चिंता है कि भाई लोगों ने तो भावना ये थी, सरकार को बदलने की भावना थी। लोगों ने, आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी में मात्र 4200 वोटों का अंतर रहा। इसी 4200 वोटों के अंतर से निर्धारित हुआ कि सबसे बड़ा दल बनने से हम वंचित रह गए। केवल 4200 वोट और मिलते कांग्रेस को, तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनता है, 36 सीट आती। और जो बराबर के, जब कांग्रेस और बीजेपी के एक लगभग मत बराबर रहे, कुछ सीटों में अंतर रहा, बाकी जो दल था दूसरा JJP, उसने भी पूरे जितने सारी अपना कैंपेन रहा, जितने भी मत प्राप्त किए, वो बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने के नाम पे लिए। उसके बाद उन्होंने अपने
वोटरों के साथ विश्वासघात करने का काम किया और सबसे पहले जाके बीजेपी सरकार को समर्थन देने का काम किया। तो भावना हरियाणा में भी लोगों की ये थी कि सरकार को लोग सत्ता से बाहर चाहते थे, तो लोगों के साथ एक विश्वासघात हुआ जेजेपी के माध्यम से, और एक जो एक भ्रम प्रेस के अंदर रहा 75 पार का, तो फिर भी गठजोड़ करके सरकार बनी। हमने तब ये कहा था कि सरकार अच्छी चलेगी तो हम इनको पूरा एक सकारात्मक विपक्ष की तरह हम पूरा जो है सरकार के साथ सहयोग करेंगे। मगर 100 दिन के बाद जो ये निष्कर्ष जो पे हरियाणा पहुंच रहा है वो ये कि भाई ये जो गठबंधन है ये किसी काम का, लोगों के काम का गठबंधन नहीं दिखाई देता, ये केवल अपने स्वार्थ का गठबंधन। आपको क्या लगता है कि देवेंद्र बबली सुभाष बराला पर निशाना साध रहे हैं, राम कुमार गौतम भी बोलते रहते हैं 5 साल सरकार चलेगी? देखिए, ये चलेगी नहीं चलेगी तो भविष्य बताएगा, मगर इस सरकार की वो स्थिति है जो जैसे 3 टांगों पे खड़ी हुई एक जो है कोई कुर्सी होती है, एक टांग बीजेपी की, एक जेजेपी की और एक निर्दलीयों की। जहाँ तक बीजेपी की बात है, सबसे वरिष्ठ बीजेपी के जो विधायक है वो अनिल विज, वो स्वयं अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे। जेजेपी के जो सबसे वरिष्ठ है राम कुमार गौतम, वो जेजेपी के उप मुख्यमंत्री पे निशाना साध रहे हैं, और जो निर्दलीय हैं चाहे वो बलराज कुंडू हों चाहे बाकी लोग हों, वो इन दोनों पे निशाना साध रहे हैं। 3 टांगों पे खड़ी हुई कुर्सी और तीनों टांगें लंघा रही हैं। अब ये कितना लंबा चलेगी नहीं चलेगी तो समय बताएगा। लोगों के हक के और अपने वायदों को पूरा करेंगी, लोगों के हक में चलेगी सरकार, तो मैं समझता हूँ कि साथ मिलेगा। मगर अगर इसी जिस दिशा में चल रही है तो आने वाले समय में देवेंद्र जी, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, पिछले लंबे समय से, चुनावों से पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो कैसे हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ेंगे आप? ये जल्दी ही मैं आशा करता हूँ जल्दी कांग्रेस पार्टी का संगठन का गठन किया जाएगा हरियाणा के अंदर, ऐसी मुझे पूरी आशा है। तो ये एक नुकसान हमें झेलना पड़ा था पिछले चुनाव में, जैसे मैंने कहा कि केवल मात्र 42 वोटों का अंतर रहा, उसके कई कारण थे। उसमें एक कारण हमारी भी, कांग्रेस की भी हमारी कुछ कमियां रही थी, जिसमें संगठन का गठन ना होना, कुछ फैसले लेने में देरी हुई, जिसकी वजह से जो लोगों की भावनाएं थी उसको जो रिजल्ट होता है उसमें ट्रांसलेशन में तो हम ये बात स्वीकार करते हैं। सर, आपका कल और अब जल्दी कल आपका एक ट्वीट आया, राजनीति पर जानने की कोशिश करेंगे। के बाद हरियाणा के लोगों ने भाजपा को हाफ करने का काम किया और दिल्ली की जनता ने बीजेपी को साफ करने का काम किया। सर, कांग्रेस इसका प्रभाव आने वाले समय में समझता हूँ कि जो ये नतीजा आया है, और केवल ये दिल्ली की बात नहीं, अगर हम चारों चुनाव देखें, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व के अंदर वहाँ पे कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, और दिल्ली के अंदर भी सरकार बदली गई है, और हरियाणा के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि लोगों की भावना तो बदलने की थी हरियाणा में भी, मगर थोड़ी सी कसर हरियाणा में रह गई, जिसकी कसक है लोगों के दिलों में। तो ये जिस दिशा में जो है राजनीति का एक मोड़ करवट ले रही है, उसका ये संकेत। दीपेंद्र जी, आज अशोक तंवर जी का जन्मदिन है, उसको वह 16 तारीख को एक करनाल में मना रहे हैं, एक अलग ही रूप में, और कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके अलग पार्टी बनाने की भी बात। एक बात देखिए, उस बात में उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर एक बात और मैं आज कहना चाहता हूँ। कल गोगड़ीपुर गांव के अंदर एक मर्डर का केस सामने आया, और अभी मैं सोनीपत में था, सोनीपत में भी एक बड़ा भारी, वहाँ पे तो जो होमगार्ड थे, 3 जो है बदमाशों ने होमगार्ड को घसीटते हुए ले गए सड़क खुलेआम। तो ये जो अपराधी जो है उनका जो एक भय, बिना भय, जिस तरीके से प्रदेश आज हमारा अपराध में नंबर 1 गिना जा रहा है देश में, ये बड़ा चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर सरकार अपना जो है रवैया स्पष्ट करे, कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करे। हम बराबर का टक्कर का विपक्ष हरियाणा में सरकार ना भूले, हम विधानसभा से लेकर और सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे लोगों की। दुख की बात यह है कि जो प्रदेश 2014 में कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार के समय निवेश में नंबर 1 था, आज विकास दर में नंबर 1 था और निवेश दर में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, अपराध में नंबर 1 हो गया, और नशे में भी आपने देखा होगा, भी जो रिपोर्ट आई वो पंजाब से ऊपर हरियाणा को नशे के अंदर। तो हमारी युवा पीढ़ी को इस सरकार ने बेरोजगारी, अपराध और नशे की तरफ झोंकने का जो काम किया है उसको लेकर हमें बड़ी चिंता है। और
सरकार इस बात को लेके जो है तुरंत अपने सरकार को इस कानून व्यवस्था की जो विफलता है इस पे लेके सरकार को और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि अब तो दो मंत्रालय भी बटे हुए हैं। गृह मंत्री जी कहते हैं मेरे पास जो गृह मंत्रालय है वो बिना सीआईडी के ऐसा है कि जैसे बिना नाक कान के आँख के धड़ और दो हाथ और दो पैर और धड़ चल रहा है, और जो है और सीआईडी मुख्यमंत्री जी के पास है। तो अब दोनों इस बात पर स्पष्टीकरण दें कि अपराध में इतनी एकदम से बेखौफ कैसे अपराधी, और जो करनाल के अंदर जो कल घटना हुई, सोनीपत के अंदर जो कल घटना हुई, वो इन बातों इस बात का। दीपेंद्र जी, एक दो दिन से खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार अपने मंत्रियों को कई करोड़ों रुपए की गाड़ियां देने जा रही है, नई गाड़ियां दी जा रही है। तो अब तक ये करोड़ों रुपए का जो खर्चा किया जा रहा है मंत्रियों की गाड़ियों में, मैंने जैसे कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना था तो बनना बात तो थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना तो था लोगों के लिए कि भाई बुढ़ापा पेंशन 3100 हो या 5100 हो, किसान का कर्जा माफ हो, 75% रिजर्वेशन हो, लोगों के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना था। मगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं ये 100 दिन में केवल अपने लिए, कि भाई क्या अपने लिए क्या बना रहे हैं कि भाई कितना कौन सा लूटने खसूटने का महकमा किसके पास जाए, कौन सा महकमा डकार गया, जैसे राम कुमार गौतम जी ने कहा, सीआईडी किसके पास, गृह मंत्रालय किसके पास, सिक्योरिटी किसके पास, करोड़ों की लाखों की गाड़ियां किसके पास। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम केवल अपने लिए बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के लोगों को ये सरकार की जो नियत है, जो शुरू के 100 दिन में देखने को मिली है, वो जो पिछली जो खट्टर सरकार थी, ये उस सरकार से जिसको लगभग लोगों ने रिजेक्ट करने का काम किया था, ये उससे भी ज़्यादा एक चिंता होती है कि ये सरकार प्रदेश को किस दिशा में लेके जाएगी। ये जो अंतर विरोधों से के बोझ में दबी हुई सरकार है, ये हरियाणा के लोगों के लिए क्या कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों लगता है कि आपको दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री को सारे ये जो कमाई वाले जो महकमे बता रहे हैं, आप डिपार्टमेंट बता रहे हैं, क्यों दिए गए? ये तो आप जो है वही तो इसका सवाल का जवाब तो या तो खट्टर साहब दे सकते हैं, या दुष्यंत जी दे सकते हैं, या अमित शाह जी दे सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर सही जवाब चाहिए तो आप दादा गौतम से पूछ सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका